ऑलराइट बच्चों, अभी आप लोग एक काम करो, विल जस्ट गो थ्रू ऑल दी सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, रिवीजन कर रहे हैं और क्विक रिवीजन होगा, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो ना, आप एकदम स्टार्टिंग के पेज पे आ जाओ जहां पे सारे सेक्शंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है। हम लोग वहीं से ट्राई करेंगे और अगर लगा तो मेन चार्ट जहां पे भी लगता है वहां पे हम लोग उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, ओके। देख लो, वी आर स्टडिंग विच, वी आर रिवाइजिंग विच चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। नाम क्या है इसका? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। रिवीजन इज ओनली एंड ओनली फॉर योर बेनिफिट, ठीक है। जितना ज्यादा ध्यान दोगे उतना घर पे कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, ओके। तो हम लोग पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, चैप्टर 7 88 से स्टार्ट होगा, 122 पे खत्म होगा, राइट। अच्छा, सबसे पहले चार सेक्शंस कौन से? 88, 89, 90 एंड 91, है ना। 88 में क्या लिखा है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। शॉर्ट में अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको आंसर करना है। बताओ, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ये जो सेक्शन है इसमें कौन से लोगों का रजिस्टर मेंटेन हो रहा है? मेंबर्स का एमजीटी 1 में, और एमजीटी 2 में डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर का, एमजीटी 3 में फॉरेन रजिस्टर। ये 3 रजिस्टर कंपनी मेंटेन करती है। अच्छा, और इसमें लिखा गया है कि आपको इंडेक्स भी अलग से मेंटेन करना होगा, है ना। ये इंडेक्स से आपका एक एक्सेप्शन भी है, 50 से अगर कम लोग हैं तो आपको अलग से इंडेक्स वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और अगर गारंटी वाली कंपनी है तो आपको उसमें थोड़े और डिटेल्स लिखने पड़ेंगे कि कौन से मेंबर ने कितना गारंटी दी है ना। मेंबर की डिटेल्स, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, सिन क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना, पैन वगैरह, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अगर कुछ प्लेज है, हाइपोथिकेशन का केस है, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। जनरली कंपनी ये सब फिजिकल फॉर्म में रजिस्टर जब मेंटेन करती थी ना, तब ये सारे कंप्लायंसेस कंपनी को करना पड़ता था, ठीक है। बट आजकल ये सब कंप्लायंसेस कंपनी नहीं कर रही, ये कौन कर रहा है? डिपॉजिटरी कर रहा है। और डिपॉजिटरी ने जो रजिस्टर मेंटेन किया, इट इज एज गुड एज कंपनी ने मेंटेन किया। तो कंपनी का रिक्वायरमेंट अब सेक्शन 88 का हट गया धीरे धीरे, और ये सब काम अब कौन कर रहा है? डिपॉजिटरी। सपोज कंपनी आज भी फिजिकल फॉर्म में रजिस्टर मेंटेन करती है, तुमको रजिस्टर कितने दिन में अपडेट करना होगा? 7 डेज में अलॉटमेंट हुआ या ट्रांसफर हुआ, वहां से 7 में कंपनी को अपना रजिस्टर अपडेट करना जरूरी है। रजिस्टर को किधर रखते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। और अगर कोई और प्लेस रखना है तो पहले तो 1/10 मेंबर वहां रहना चाहिए कोई रैंडम प्लेस पे, और प्लस वो करने के लिए आपको एसआर पास करना पड़ेगा। माइनर शेयर होल्डर बन सकता है, फुल्ली पेड शेयर्स का शेयर होल्डर वो बन सकता है। नाम किसका है रजिस्टर में? गार्डियन का। और जॉइंट शेयर होल्डर्स के केस में सबका ही नाम लिखते हैं, बट जिसका नाम पहला है उसको सीनियरिटी मिलती है ना। अच्छा चलो ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के बारे में, है ना बच्चों। नेक्स्ट इज अच्छा, इसमें एक चीज और है यार, फॉरेन रजिस्टर। थोड़ा पता ना, फॉरेन रजिस्टर आप कहां मेंटेन करोगे? दूसरे देश में मेंटेन करोगे। वो लोगों को वापस इंडिया आने की जरूरत नहीं, वो वहां का वहीं अपना नाम वगैरह चेक कर सकते हैं। फॉरेन रजिस्टर में रेक्टिफिकेशन करना है तो इंडिया के कोर्ट में नहीं आना है भाई, उनको वहीं के कंपिटेंट अथॉरिटी के पास जाना है। फॉरेन रजिस्टर इज अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल रजिस्टर एंड इट नीड्स टू बी अपडेटेड ईयर। 15 दिन में उसके एक समरी, आप एक कॉपी भेजो, एक इंडिया में आपको उसकी डुप्लीकेट कॉपी रखना पड़ेगा। आरओसी को बता दो कि आपने फॉरेन रजिस्टर कौन से प्लेस पे रखा है, कौन से कंट्री में कहां रखा है आपने, वो आपको आरओसी को बताना होगा, सही है, ठीक है। सो दिस इज इन क्रक्स अबाउट सेक्शन 88। फिर नेक्स्ट हमने सीखा था सेक्शन 89, डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ शेयर्स। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या होगा, जो अगर आपका बेनिफिशियल ओनर अलग है और रजिस्टर्ड ओनर अलग है, तो पहले रजिस्टर्ड ओनर को कंपनी को बताना है कितने दिन में? 30 डेज में बताना है कि सर मैं रजिस्टर्ड ओनर बट मैं बेनिफिशियल ओनर नहीं हूं, है ना। और जो बेनिफिशियल ओनर है उसको अगेन कंपनी को डिक्लेरेशन देना होगा इन 30 डेज कि सर आई एम ओनली दी बेनिफिशियल ओनर। ये कौन से फॉर्म में जाता है? रजिस्टर्ड ओनर कंपनी को कौन से फॉर्म में बताएगा? एमजीटी 4 में, ठीक है। और बेनिफिशियल ओनर कौन से फॉर्म में बताएगा? एमजीटी 5 में। और फिर कंपनी बताएगी आरओसी को इन विच फॉर्म? एमजीटी 6 में बताएगी, ठीक है। जनरली क्या होता है, एग्जांपल बताओ ना, बेनिफिशियल ओनर अलग है और रजिस्टर्ड ओनर अलग है। मिस्टर ए ने मिसेस ए को गिफ्ट किया पैसा, और वो पैसों से मिसेस ए शेयर्स परचेस कर रही है, जिसका एक्चुअल बेनिफिट मिस्टर ए उठा रहा है। उसने अपने वाइफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है, तो मिस्टर ए इज द बेनिफिशियल ओनर, बट ऑन पेपर इन बुक्स किसका नाम आ रहा है? मिसेस ए का। तो शी विल बिकम द रजिस्टर्ड ओनर, ठीक है। ये आपको खुद से सामने से डिक्लेरेशन देना है। अगर आपने सामने से खुद से डिक्लेरेशन नहीं दिया वॉलंटरी बेसिस पे, इन दैट केस फिर आपका इन्वेस्टिगेशन होगा। वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में लिखा गया है
सेक्शन 90 में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी ऑफिसर को अपॉइंट करेगी और वो ऑफिसर जो है वो आपका इन्वेस्टिगेशन करेगा। अच्छा, सेक्शन 90 इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। किसकी बात कर रहा है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। तो आपको पहले एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर करना है, हु इज अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर? जिसका कंपनी में 10% वोटिंग पावर है। क्या है 10% वोटिंग पावर, या फिर 10% उसके पास कंपनी के शेयर्स है, या फिर 10% उसको डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड के लिए एलिजिबल है, या फिर वो कोई और तरीके से कंपनी के बिजनेस को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों सिग्निफिकेंट तरीके से कंट्रोल कर रहा है, ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। अच्छा, ये पर्सन डायरेक्टली भी परचेस कर सकता है या इनडायरेक्टली भी परचेस कर सकता है। नाउ इनडायरेक्टली कोई पर्सन कैसे परचेस करेगा? इनडायरेक्टली कोई पर्सन जो है वो एक एंटिटी क्रिएट करेगा, वो एंटिटी के थ्रू फिर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना। जैसे कि कंपनी बना लिया, एलबी बना लिया, पार्टनरशिप फर्म बना लिया, एचयूएफ बना लिया, ट्रस्ट बना लिया, है ना, या फिर एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल बना लिया। ये सब इनडायरेक्टली फिर उसने फिर वहां से पैसा जो है पूल करके फिर आगे इन्वेस्टमेंट किया, राइट। तो बच्चों एसबीओ जो होता है ना, ठीक है, इसको कैसे ट्रेस किया जाता है? कंपनी क्या करती है, एसबीओ को फाइंड आउट करती है, उसके तरीके होते हैं, और फिर उनको बोलती है आप BEN 1 में हमें डिटेल सबमिट करो। फिर क्या होगा, फिर जो एसबीओ से जो डिटेल्स आए हैं, ठीक है, ये डिटेल्स जो है ना कंपनी किसको बताएगी, ROC को। कौन से फॉर्म में, BN 2 में। और फिर कंपनी अलग से एक रजिस्टर मेंटेन करती है, यही सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का, दिस इज इन BEN 3। अच्छा, ये सेक्शन में आगे ये भी लिखा है कि इतना जो एसबीओ का जो झंझट है वो कुछ जगह पे आपको नहीं करना है। कहां पे, जहां पे आपका IPF है ना, IPF इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, है ना, या फिर जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या लोकल अथॉरिटी ने खुद से इन्वेस्टमेंट किया है ना, या फिर जो अलग अलग म्यूचुअल फंड जैसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, है ना, फंड्स रेज करके, जैसे कि इसमें REIT था, है ना, जिसमें इनविट्स भी था। तो ये सारे जगह पे जहां पे सेबी का बैकिंग है और ये लोग पैसा लेके इन्वेस्ट करते, तो ये ऑटोमेटिकली बहुत इजीली सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बन सकता है। इनको भी अलग से ये करने की जरूरत नहीं है ना। और क्या था, हाँ, इन्वेस्टमेंट है, अच्छा हाँ, इन्वेस्टमेंट व्हीकल, राइट। तो इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो भी रजिस्टर्ड है, जिसको सभी ने रिकॉग्निशन दिया है, ये सबको भी आपको अलग से सेक्शन 90 का कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो दिस इज इन क्रक्स सेक्शन 90। ये बताओ सेक्शन 91 क्या है, पावर टू क्लोज रजिस्टर। और मैंने आपको बताया था 88 को 91 के साथ लिंक करो। 88 में क्या लिखा है कि रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, 91 में लिखा है वो रजिस्टर को क्लोज कैसे करते हैं। मैंने आपको ये बताया था रजिस्टर को क्लोज करती क्यों है यार। कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन के पहले कुछ दिन तक कंपनी को चाहिए कि भाई कुछ भी हम लोग अभी नए एंट्रीज उसमें रजिस्टर में अपडेट नहीं करेंगे, है ना, हमें थोड़ा टाइम दो, क्योंकि हम लोग कॉर्पोरेट एक्शन कुछ कर रहे हैं, जैसे कि डिविडेंड डिक्लेयर करना है, रिकॉर्डेड फिक्स कर देते, तो उसके आजू बाजू रजिस्टर को क्लोज कर देते हैं, राइट। या फिर बोनस हो गया, स्टॉक स्प्लिट हो गया, बायबैक हो गया, फॉर ऑल दिस कॉर्पोरेट एक्शंस कंपनी जो है वो रजिस्टर को क्लोज कर सकती है। कंपनी जब भी रजिस्टर को क्लोज करेगी तो रैंडमली क्लोज नहीं कर सकती है, उनको पहले लोगों को बताना होगा कितने दिन पहले, 7 दिन पहले, कहां पे, पब्लिक आपको नोटिस देना पड़ेगा। 2 न्यूज़पेपर में, वर्नाकुलर लैंग्वेज और इंग्लिश न्यूज़पेपर, वाइड सर्कुलेशन होना चाहिए, और रजिस्टर्ड ऑफिस जहां है वहां पे वो सर्कुलेट होना जरूरी है। वेबसाइट पे भी पुट कर दो, खुद के नहीं तो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे पुट कर दो। ये बताओ कितने दिन के लिए आप रजिस्टर को एट अ स्ट्रेच क्लोज कर सकते हो, 30 डेज, और मैक्सिमम पूरे साल में 45 डेज के लिए क्लोज कर सकते हो। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, MCQs के लिए बहुत रेलेवेंस रहेगा इसका। ठीक है, ओके, चलो, सो दिस इज अबाउट पावर टू क्लोज रजिस्टर। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है बच्चों अबाउट एनुअल रिटर्न। आप लोग बताते जाओ मेरे को, एनुअल रिटर्न जो होता है ना, ये एक समरी कंपनी बनाती है ना। एनुअल रिटर्न में कंपनी MGT 7 में ROC को कुछ डिटेल्स अपलोड करेगी। उसमें क्या क्या लिखती है, अभी हमने कुछ डिस्कस भी किया था, बताओ ना, 3-4 पॉइंट्स बता दो बस। सबसे पहले कंपनी के एसोसिएट कंपनी कौन है, सब्सिडरी कौन है, होल्डिंग कंपनी कौन है, उनका क्या बिजनेस है, कहां पे है, ये सब आपको डिटेल्स देना है। फिर उसके बाद आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, प्रमोटर का कितना स्टेक है, FII का कितना है, DII का कितना है, ये सब चीजें आपको बताना है। पिछले साल के मुकाबले आपको कंपैरिजन करना होगा, राइट। अच्छा, उसके अलावा आपका शेयर्स कितना है, आपका डिबेंचर्स कितना है, उसका रेशियो कितना है, वो भी आपको बताना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क अगर कंपनी लेती है तो डिबेंचर और इक्विटी का रेशियो बहुत बढ़ जाता है। मैंने वैसे बताया डेट टू इक्विटी रेशियो कितना नॉर्मली एक्सेप्टेड होता है, 2:1।
उससे ज्यादा मतलब शेयर होल्डर को लगे कि भाई कंपनी बहुत रिस्क ले रही है, वो सब उसको एनुअल रिटर्न में डायरेक्टली मिल जाता है, समरी होती है वो, है ना। उसके अलावा केएमपी की डिटेल्स, डायरेक्टर की डिटेल्स, प्रमोटर की डिटेल्स, और ये चेंज हुए क्या, है ना, ये सब भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। इनका रेम्युनरेशन कितना है, कितना पेनल्टी भरना पड़ा है, अगर बहुत नॉन कंप्लायंसेस कर रहे हैं मतलब बहुत पेनल्टी लग रहा है, कोई कुछ तो नहीं बोलेगा, बट एनुअल रिटर्न में आपको इसका समरी मिल जाएगा। करेक्ट है, ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल्स आपको मेंशन करने होंगे। और बच्चों ये जो एनुअल रिटर्न होता है ना, इसमें दो चीजें होती है, एक इसको साइन कौन करेगा, दूसरा इसको सर्टिफिकेशन कैसे होगा। दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। कहां पे, ये पूरे सेक्शन में बताओ ना, साइन कौन करता है। अब साइन कौन करता है, ये आपको खुद को एक क्वेश्चन पूछना है, नॉर्मल कंपनी है या बहुत छोटी कंपनी है ना। बहुत छोटी कंपनी मतलब स्मॉल कंपनी, ओपीसी, स्टार्टअप्स, है ना, इनके केस में एक ही इंसान साइन करेगा। और रेगुलर कंपनीज में दो लोग साइन करेंगे। रेगुलर कंपनीज में दो लोग कौन साइन करेंगे, डायरेक्टर प्लस सीएस, अगर सीएस नहीं है तो बाहर वाला सीएस इन प्रैक्टिस से साइन कराओ। और जो छोटे कैटेगरी के कंपनीज है, ओपीसी, स्टार्टअप एंड 1% कंपनी एंड सॉरी स्मॉल कंपनी, तो यहाँ पे कौन होगा, सिर्फ सीएस साइन करेगा। और सीएस नहीं है तो कंपनी का डायरेक्टर को साइन करने के लिए, बाहर वाले सीएस के पास जाना नहीं है, खर्चा ज्यादा, इनको मत करने लगाओ, है ना। अब बोलो सर्टिफिकेशन कौन करेगा। सर्टिफिकेशन पहले तो इट इज सिमिलर टू ऑडिट, तो ये रिक्वायरमेंट हर किसी को नहीं है, लिस्टेड कंपनीज को मैंडेटरी है। अनलिस्टेड कंपनीज थोड़े बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, जैसे कि पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर या टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है, तो उनको सर्टिफिकेशन जरूरी होगा। कौन करेगा सर्टिफिकेशन, सीएस इन प्रैक्टिस। कोई बाहर वाला पर्सन ऑब्वियसली सर्टिफाई कर सकता है, सीएस इन प्रैक्टिस जो सर्टिफाई कर रहा है और जो साइन कर रहा है, ये दोनों अलग अलग लोग होना चाहिए, इंडिपेंडेंस इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। करेक्ट, ठीक है, ओके। सो बच्चों एनुअल रिटर्न आपको सबमिट करना होगा क्या, अच्छा एनुअल रिटर्न पहले आपको बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच करना होता है, इन विच फॉर्म, MGT 9। और ये जो सर्टिफिकेशन होता है इसका कौन सा फॉर्म है, MGT 8, है ना। ये बताओ एनुअल रिटर्न आप कितने दिन में ROC को सबमिट करोगे, 60 days ऑफ AGM हेल्ड और ought to be held। AGM नहीं हुआ है तो भी आपको वहां से जो लास्ट तारीख हो सकती थी आपकी AGM की, वहां से 60 डेज में सबमिट करना है। AGM नहीं हुआ ये बहाना नहीं चलेगा कि आपने एनुअल रिटर्न भी सबमिट नहीं किया। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं है इस पे एग्जाम में 3-4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, बता चुका हूं काफी बार, है ना। अच्छा सो एनुअल रिटर्न हो गया। 93, अच्छा 93 तो हट गया बच्चों, 93 जो है ना, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस नाउ, इसको कट ही कर दो, यहां से कट कर दो इसको। सो दिस इज omitted now। अच्छा 94 क्या है, प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर रिटर्न्स। बच्चों प्लीज बताओ ना, रजिस्टर या रिटर्न जो होता है ना, ये कहां रखा जाता है, रजिस्टर्ड ऑफिस। चेंज करना है तो 1/10 मेंबर्स उस जगह पे रहने चाहिए, प्लस उसके लिए SR पास करना जरूरी है। इसमें 3 चीजें, एक होता है इंस्पेक्शन, एक होता है इंस्पेक्शन, ठीक है, एक होता है एक्सट्रैक्ट और एक होता है कॉपी, ठीक है। इंस्पेक्शन कोई भी कर सकता है, अगर आप डिबेंचर होल्डर हो, सिक्योरिटी होल्डर हो, बेनिफिशियल ओनर हो, मेंबर हो, तो आप तो फ्री में इंस्पेक्शन कर सकते हो। अगर आप ये नहीं हो तो भी आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, कितने रुपए देके, 50 रुपए देके, ठीक है। बट बच्चों एक्सट्रैक्ट या कॉपी जो है ना, अगर ये मांगना है तो ये सिर्फ कौन मांग सकता है, वो रेलेवेंट पर्सन जिसका नाम है वो रजिस्टर में, वही मांग सकता है ना। अच्छा एक्सट्रैक्ट के लिए कितना खर्चा, 0, इंस्पेक्शन के लिए 0, कॉपी के लिए, हार्ड कॉपी के लिए पैसा आपको देना पड़ेगा 10 रुपीज पर पेज और पार्ट ऑफ द पेज मैक्सिमम, है ना। और कंपनी जो है वो आपको 7 days का टाइम मांग सकती है फॉर डिलीवरिंग दिस, सही है। अच्छा तो ये हो गया, ये कितने साल तक मेंटेन करना है, जनरल रूल हर चीज 8 साल तक मेंटेन करो। एक्सेप्शन मेंबर का रजिस्टर जो है वो आपको परमानेंटली रखना है, क्योंकि मेंबर्स जो है वो इरिडेबल होते हैं, इक्विटी शेयर्स, सही है, दैट इज द लॉजिक, ओके चलो। अच्छा 95 क्या बोलता है, रजिस्टर्स ETC टू बी एविडेंस। कौन सी चीज का एविडेंस भाई, कि भाई रजिस्टर में मेरा नाम है मतलब मैं मेंबर हूं, रिटर्न में मेरा नाम लिखा है एज प्रमोटर मतलब मैं प्रमोटर हूं, है ना। तो वो एविडेंस क्रिएट कर रहा है, सही है, उसका बेसिकली यूज किया जा सकता है। अच्छा बच्चों ये हो गया। इसके बाद में मैंने आपको 101, 102 ये सब सिखाया था। अच्छा मीटिंग जब भी आप रखोगे AGM या EGM, उसके पहले आपको 2 चीजें करना जरूरी है। 101 में नोटिस दो, 102 में एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दो, अगर स्पेशल बिजनेस है तो। शॉर्ट में बताओ ना बच्चों, 101 जो है नोटिस, नोटिस किसको दिया जाता है, मेंबर को, और अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल अजाइनी को, है ना। इंसॉल्वेंट हो गया तो, डेथ हो गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। ऑडिटर को भी नोटिस मिलता है क्या, ऑडिटर को मिलता है, आना नहीं आना उसकी मर्जी है। नोटिस कितने दिन पहले दोगे,
21 क्लियर डेज पहले, जिस दिन नोटिस भेजी जाती है, सपोज आज 10 बजे नोटिस भेजा तो 2 दिन के बाद 10 बजे मिलेगा, ठीक है। आज संडे है ना, संडे को 10 बजे नोटिस भेजा तो ट्यूसडे को 10 बजे मिलेगा, तो ट्यूसडे का दिन काउंट नहीं करना है आपको, वेडनेसडे से फर्स्ट काउंट करना है, सही है क्या, ठीक है। और वहां से आपको 21 क्लियर डेज ऐड करने हैं, वहां के उसके अगले दिन आप फिर एजीएम रख सकते हो, सही है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इस पे काफी बार रिपीट बेसिस पे क्वेश्चंस आए। ओके हम लोग है ना सेक्शंस का एकदम मेन कोर चीज डिस्कस करें, राइट, बाकी सारी चीजें तो आप पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा बताओ, जानबूझ के किसी को नोटिस नहीं भेजा तो फिर मीटिंग इनवैलिड हो जाएगा, बट अगर गलती से एक्सीडेंटल ओमिशन होता है तो चलेगा, ठीक है। अच्छा नोटिस में क्या क्या लिखोगे, डेट, डे, प्लेस, टाइम ऑफ एजीएम, क्या बिजनेस डिस्कस कर रहे हो, है ना। बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस है तो एक्सप्लेन करना नहीं है, स्पेशल है तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एंड दैट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज गिवन इन 102। ये तो बहुत इजी है। ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस कितने होते हैं 4, कौन से 4, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट को कंसीडर करना, अडॉप्ट करना। सेकंड, डिविडेंड का डिक्लेरेशन। थर्ड, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, फिक्सेशन ऑफ रेम्युनरेशन। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, फिक्सेशन ऑफ रेम्युनरेशन। ये चारों मुद्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस। इसको छोड़ के बाकी सब क्या है, स्पेशल बिजनेस। स्पेशल बिजनेस को क्या लगेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट। अच्छा ईजीएम में जो मुद्दे डिस्कस होते हैं कौन से होते हैं, स्पेशल या ऑर्डिनरी, ईजीएम स्पेशल, और एजीएम में, एजीएम में कंपलसरी ऑर्डिनरी तो होता ही है बट स्पेशल भी हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 103 कोरम। बच्चों प्लीज बताओ कोरम मतलब क्या, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो मीटिंग में आना जरूरी है, उसके बाद ही आपका मीटिंग स्टार्ट हो सकता है। मीटिंग चालू करने के पहले आपको कोरम चेक करना होगा, है ना। ना कोरम पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी से चार्ट बना था। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग पर्सनली आना चाहिए, प्रॉक्सीज को काउंट नहीं करते, मेंबर खुद आया तो ही काउंट करेंगे, है ना। तो प्राइवेट कंपनी में 2 ही है, पब्लिक कंपनी में 5 नहीं तो 15 नहीं तो 30, 5 कब 1000 तक मेंबर्स है तो 15 कब 1000 के ऊपर 5000 तक है तो 30 कब 5000 के ऊपर। तो क्या कोई कंपनी खुद से ज्यादा हायर नंबर प्रिस्क्राइब कर सकती है आर्टिकल्स में, कम नहीं कर सकते हो, आप उसको बढ़ा के लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा बच्चों कोरम आपको कितने टाइम तक चेक करना होगा, आधा घंटा वेट करो, अगर आधे घंटे में लोग आ गए तो ठीक, नहीं आए तो आप पूछो कि मीटिंग किसने बुलाया था, मेंबर्स ने रिक्वेस्ट किया मीटिंग तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। और अगर कंपनी ने खुद से कॉल किया तो एडजन हो जाएगा। एडजन कब होता है, एडजन मीटिंग कब होता है, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस, है ना। बट अगर हॉल अवेलेबल नहीं है या नेक्स्ट वीक अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो कोई और डेट आप एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर सकते हो, बट आपको 3 दिन पहले लोगों को बताना होगा, नोटिस देके कि भाई नया प्लेस कौन सा है, नहीं तो नए प्लेस में भी वापस कोरम नहीं आएगा। सब कुछ करने के बावजूद अगले मीटिंग एडजन मीटिंग में भी कोरम नहीं आता है तो जितने लोग हैं उतने लोगों को हम लोग कोरम मान लेंगे, सही है, ठीक है। अच्छा कोरम के लिए बच्चों आपको 1-2 चीजें मैंने आपको और बताई थी कि कोरम जो है वो आपको हर एजेंडा के पहले देखना होगा। हो सकता है कि लास्ट में मेंबर्स चले गए तो आपको फिर मीटिंग एडजन करना पड़ेगा, सही बात है, ठीक है। सो दिस इज कोरम 103। 104 च से 4 च से चेयरमैन बताया था क्या, बताओ ना। चेयरमैन जो होता है उसका रोल क्या है, शॉर्ट में बताओ। मीटिंग को चालू करता है वो, ही इज द होस्ट ऑफ द मीटिंग, उसको एक स्पेशल पावर होता है। इक्वल वोट्स हो गए तो कास्टिंग वोट जो है ना वो उसके पास एक पावर होता है कि वो अपना एक एक्स्ट्रा वोट कास्ट कर सकता है, खुद का वैसे तो देगा ओरिजिनली, इक्वल हो गए तो और दोबारा वो वोट कर सकता है, उसकी मर्जी कैसे वोट करना है ना। अच्छा एक चीज और बच्चों, चेयरमैन का रोल और कहां होगा पता है, जो आपका जो मिनट्स बुक बनता है ना उसमें कुछ भी गलत पॉइंट नहीं लिखना है, ये सब डिस्क्रिशन होता है किसका, चेयरमैन का। सो दैट इज अनदर पॉइंट, ठीक है। ये बताओ चेयरमैन को अपॉइंट कैसे करोगे मीटिंग का, आसान तरीका मुश्किल तरीका। आसान तरीका क्या है, आर्टिकल्स में लिख दो कौन है हमारा चेयरमैन मीटिंग का, है ना। मुश्किल तरीका अगर आपने नहीं लिखा तो फिर मीटिंग में पहले आपको शो ऑफ हैंड से चेयरमैन को इलेक्ट करना पड़ेगा, शो ऑफ हैंड्स को कोई अपोज करा तो फिर वापस पोल करना पड़ेगा, लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन अलग कॉन्सेप्ट है, जनरल मीटिंग का चेयरमैन अलग कॉन्सेप्ट है, मिक्स नहीं करना है, ठीक है। अच्छा व्हाट इज 105 प से 5 प से प्रॉक्सी। बच्चों प्रॉक्सी जो होता है ना आपका, ठीक है, इसके बारे में बताओ। प्रॉक्सी के 2 मीनिंग है, फॉर्म एंड पर्सन, है ना। अच्छा प्रॉक्सी का फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा अगर आपको प्रॉक्सी अपॉइंट करना है तो, राइट। तो बच्चों कितने दिन पहले सबमिट करोगे,
48 आवर्स बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द जनरल मीटिंग आपको प्रॉक्सी का फॉर्म जमा करना होगा। प्रॉक्सी का फॉर्म वैसे कौन सा है, एमजीटी 11। तो अगर आप एमजीटी 11 डाउनलोड करके सबमिट करोगे तो भी चलेगा। कंपनी ने जो नोटिस के साथ अटैच करता है प्रॉक्सी फॉर्म, वो उनका वाला फॉर्मेट अगर आप भेजोगे तो भी चलेगा, आपकी मर्जी है। अच्छा, कंपनी ऐसा बोल सकते क्या, नहीं नहीं हमें 7 दिन पहले दोगे तो ही हम लोग प्रॉक्सी एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं चलेगा। 48 आवर्स तो लॉ खुद ही बोल रहा है, उसको आप खुद के हिसाब से बढ़ा नहीं सकते टाइम को, सही है, ठीक है। अच्छा बताओ प्रॉक्सी क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, पहले बताओ प्रॉक्सी क्या नहीं कर सकता है। उसको मीटिंग में कोरम में काउंट नहीं करेंगे, उसको बोलने का राइट नहीं है, शो ऑफ हैंड्स पे वोट नहीं कर सकता है, फिर गया ही क्यों है। प्रॉक्सी कैन अटेंड द मीटिंग, ही कैन डिमांड पोल एंड ही कैन वोट ऑन पोल। कोई बताएगा पोल डिमांड प्रॉक्सी करेगा, ये कोई भी पोल कब डिमांड कर सकता है, जब उसके पास 1% शेयर्स है, 1% है ना, या 5 लाख रुपए के शेयर्स है, तो आप पोल डिमांड कर सकते हो। कितना, 1% या 5 लाख के शेयर्स, यू कैन डायरेक्टली डिमांड पोल, दिमाग में रखो ये, ठीक है। अच्छा बच्चों ये बताओ ना, 1% मैक्सिमम कितने लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है, 50 लोग, ठीक है। बट अगर सपोज वो 50 लोगों का प्रॉक्सी बन रहा है तो कलेक्टिवली 10% से ज्यादा वोटिंग पर उसके पास नहीं होगा। और अगर सपोज कोई एक बड़ा शेयर होल्डर जिसके पास 12-13% शेयर है, वो किसी को प्रॉक्सी बनाता है अपना, तो फिर वो पर्सन आप किसी और का प्रॉक्सी बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 10% तो ऐसे ही क्रॉस हो गया एक इंसान से, बताया था पक्का 100%। प्रॉक्सी का रजिस्टर चेक कर सकते हैं हम लोग, फालतू की पंचायती बोलते हैं इसको, है ना। अगर मेरे को चेक करना है कि किसने किसको प्रॉक्सी बनाया है, तो मैं 3 दिन पहले मीटिंग के कंपनी को रिक्वेस्ट करूंगा, कंपनी वो रजिस्टर मेरे लिए ओपन करेगी 24 आवर्स बिफोर द मीटिंग से लेके मीटिंग के कंक्लूजन तक। सब बता दिया आपको प्रॉक्सी के बारे में। मेंबर और प्रॉक्सी दोनों जाके वोट करते तो मेंबर का वोट काउंट होगा, सही बात है, ओके वेरी गुड। अच्छा बच्चों प्रॉक्सी हो गया। अच्छा यहां वैसे लिखा प्रॉक्सी के साथ में रिप्रेजेंटेटिव का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूं। रिप्रेजेंटेटिव सेम है क्या प्रॉक्सी जैसा, ये किसके जैसा है, मेंबर जैसा है ना। तो प्रेसिडेंट या गवर्नर अगर किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स है तो वो किसको अपॉइंट करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव को। रिप्रेजेंटेटिव के सारे राइट्स किसके जैसे हैं, मेंबर के जैसे। रिप्रेजेंटेटिव प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, यस। रिप्रेजेंटेटिव को काउंट किया जाएगा कोरम में, यस। शो ऑफ हैंड्स में उसको वोट मिलेगा, यस। कैन ही आस्क क्वेश्चंस, यस, सारे राइट्स है ना। तो प्रेसिडेंट या गवर्नर जो है रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेंगे 112 में, और कंपनीज जो है आर्टिफिशियल एंटिटी होने की वजह से खुद से जाके वो फिजिकली वोट नहीं कर सकते, तो किसको अपॉइंट करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव को 113 में। इजी है, ओके चलो ठीक है, नीचे आ जाओ। यहां से वोटिंग के कुछ राइट्स है। 106 रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। बच्चों बताओ ना, कोई भी कंपनी मेंबर को वोट करने से रोक रही है, उसके कितने कंडीशंस मीट करने पड़ेंगे, 3। फर्स्ट कंडीशन, पैसा आना बाकी था, कॉल्स ऑन शेयर्स, या फिर कोई दूसरा पैसा पेंडिंग है, कस्टमर उसने पैसा दिया नहीं और वो शेयर होल्डर भी है ना, तो पैसा आना बाकी है कंपनी को। सेकंड, कंपनी ने राइट ऑफ लीन यूज किया है, मतलब भले ही तू शेयर्स का ओनर है बट वो तेरे शेयर्स का जो राइट है वोट का वो हम लोग अटका रहे हैं। एंड लास्ट, एओएम में मेंशन कर दो कि आप उसको रोक सकते हो। अगर पैसा आना बाकी है तो ही कंपनी मेजरली यहां पे ये सारे वोटिंग को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। कोई और बहाने से कंपनी ने वोटिंग राइट को रोका, ये लॉ अलाउ नहीं करता है। 106 एक और चीज की बात कर रहा है, मेंबर अपने वोट को डिफरेंटली कास्ट कर सकता है। 100 शेयर 100 वोट मिलेंगे, मैं 80 इन फेवर और 20 अगेंस्ट में ये भी वोट कर सकता हूं। दिस इज गिवन इन 106। 107 क्या है, वोटिंग ऑन शो ऑफ हैंड्स। एक पर्सन को एक ही वोट मिलता है, शो ऑफ हैंड्स आसानी से होता है, उसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं होता, सब कुछ ओपनली होता है। जल्दी से बताओ, शो ऑफ हैंड्स में आपका रेजोल्यूशन पास हुआ या फेल हुआ, ये डिक्लेरेशन कौन देगा, ये चेयरमैन को देता हूं, यहाँ स्क्रूटनाइजर नहीं होता, या चेयरमैन ने बोला पास तो पास, फेल तो फेल, नो वन कैन रेज क्वेश्चंस। क्यों, क्योंकि चीटिंग नहीं कर सकता है, वो सबके सामने हो रहा है ना, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट, वोटिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक मोड। बच्चों बताओ ना, ये ई वोटिंग कंपलसरी है क्या यार, कुछ कंपनीज को, सारे लिस्टेड कंपनीज को कंपलसरी है, और जो अनलिस्टेड कंपनीज है जहां पे 1000 तक लोग है वहां पे भी उनको जरूरी है। बच्चों ई वोटिंग जो होता है, ठीक है, बस इसमें इन क्रक्स में बता रहा हूं, 2 बार वोटिंग होता है। बताओ नहीं यार, 2 बार वोटिंग मतलब कौन से वोटिंग की बात करो, लोग घर पे बैठ के वोट कर सकते हैं क्या, उसको क्या बोलते हैं, रिमोट ई वोटिंग। और दोबारा जनरल मीटिंग में वापस वोटिंग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको जनरल मीटिंग का वोटिंग बोलते हैं, है ना। रिमोट ई वोटिंग मतलब लोग घर पे बैठ के वोट कर रहे हैं,
बराबर। तो बच्चों मेंबर को मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, रिमोट ई वोटिंग में लोग घर पे बैठ के इलेक्ट्रॉनिक मोड से वोटिंग कर सकते हैं। जनरल मीटिंग के 3 दिन पहले वो पोर्टल जो है वो जनरली शाम को 5 बजे तक एक दिन पहले वो क्लोज करते हैं, है ना। और ये आपका जो वापस मीटिंग में वोटिंग होगा, दोनों के वोट्स को ऐड करके फिर रिपोर्ट बनाया जाता है। रिपोर्ट कौन बनाता है? स्क्रूटनाइजर। और ये जब वो भी वो वोट्स को ओपन करता है ना, तो वो 2 विटनेस के सामने करता है, ठीक है। और वो अपना रिपोर्ट बना के किसको देगा? चेयरमैन को। फिर चेयरमैन से फाइनली कंक्लूड करता है कि रेजोल्यूशन आपका पास हुआ या फेल हुआ। सही है, शॉर्ट में बताया मैंने इनक्रक्स अबाउट ई वोटिंग, है ना। अच्छा बच्चों, ई वोटिंग जो है ना वो बेसिकली पोल के थ्रू ही हो रहा है। तो जहां पे भी आपको पोल कंपलसरी लिखा है ना या पोस्टल बैलेट लिखा है ना, वो सब आप कैसे कर रहे हो? वो सब आप 108 के थ्रू कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, पोल जो है ना, इसके बारे में बताओ, सिर्फ इतना बता दो, पोल किसको कंपलसरी है? पहले तो पोल में मैंने आपको ऐसे बताया था कि चेयरमैन जो ना खुद से पोल कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। और एक चीज और बच्चों, सारे लिस्टेड कंपनीज को ई वोटिंग कंपलसरी है। तो ई वोटिंग मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? वो पोल ही हो रहा है ना। अच्छा ये बताओ, अगर सपोज कोई छोटी कंपनी है जहां पे चेयरमैन शो ऑफ हैंड्स बोल रहा है, कैन आई अपोज दिस एंड कैन आई डिमांड पोल? हु कैन डिमांड पोल? 1% वोटिंग पावर होना चाहिए और 5 लाख रुपए के शेयर। 1% है, 1/10 नहीं है यहां पे। पोल कोई भी डिमांड कर सकता। कहां पे 1/10 है? पोल में कितना परसेंट है? 1/10 है पोल में। अच्छा ठीक है, सॉरी माय बैड, पोल में 1/10 है। ओके ठीक है, तो 1/10 शेयर होल्डर्स यहां पे पोल डिमांड कर सकते हैं। ओके राइट, मैंने गलत बोल दिया था क्या? ठीक है। सो बच्चों, पोल कौन डिमांड कर सकता है? 1/10 वोटिंग पावर वाले लोग पोल डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पे कुछ लिखा है क्या? और 5 लाख रुपीज के, हाँ ठीक है। तो 5 लाख रुपीज के शेयर्स जो है ना, ये तो बहुत नॉर्मल होता है। तो अगर किसी के 5 लाख रुपए के शेयर्स है तो जाके पोल को डिमांड कर सकता है। प्रॉक्सी भी जाके पोल डिमांड कर सकता है क्या? यस ठीक है। अच्छा ये बताओ, पोल जब भी कंपनी डिमांड करेगी तो सामने वाला जो है बेसिकली कंपनी जो है वो कंपनी को जो डिमांड करता है पोल, कंपनी बोल सकती है हमें 48 आवर्स का टाइम दो फॉर कंडक्टिंग दी पोल, क्योंकि पोल में आपको अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। बट कुछ जगह आपको जहां अर्जेंटली आपको मैटर्स डिस्कस करना है, जैसे कि मीटिंग को एडजर्न करना है या फिर जैसे कि चेयरमैन को अपॉइंट करना है, वहां पे पोल जब का तब आपको करना पड़ेगा। सो दिस इज इन करेक्ट अबाउट पोल, है ना। पोस्टल बैलेट बताओ, मैं आपको 3 क्वेश्चंस पूछूंगा बस पोस्टल बैलेट पे। बताओ पोस्टल बैलेट कहां पे मैंडेटरी है? एक लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, है ना, लॉ ने बोला कि भाई ये आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू करना जरूरी है। एक आधा नाम आप बता सकते हो? बाय बैक करना है, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर अपॉइंट करना है ना, या फिर कंपनी अपना, हाँ प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। बहुत लंबा लिस्ट है, चेक करो उसको अच्छे से। ओके कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रही है, सब्सटैंशियली कंपनी अपना अंडरटेकिंग सेल कर रही है, करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे जब भी होंगे ना, तो कंपनी को क्या करना जरूरी है? पोस्टल बैलेट के थ्रू करना जरूरी है। पोस्टल बैलेट एसेंशियली पहले कैसे होता था? लोगों को घर पे पोस्टल बैलेट भेजा जाता था, लोग घर पे बैठ के वोट करते थे। बट वही चीज आजकल कैसे हो रही है? ई वोटिंग से हो रही है, ई वोटिंग से हो रही है ना। पोस्टल बैलेट जिधर भी लिखा है कंपलसरी है, वो आप कैसे करा सकते हो? ई वोटिंग के थ्रू, है ना। अभी वो लोग कौन से 2 मुद्दों पे पोस्टल बैलेट अलाउ ही नहीं कर रहे, लो अलाउड ही नहीं है। सारे ऑर्डिनरी बिजनेस, ठीक है, और ऐसे मुद्दे जहां पे डायरेक्टर या ऑडिटर को राइट टू बी हर्ड होता है, करेक्ट, ठीक है। तो ये पोस्टल बैलेट आप नहीं कर सकते हो। बस ये मेन चीजें बता दी, बाकी पूरा इसका सेक्शन ओवरलैप हो रहा है किसके साथ? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के साथ, ठीक है। जल्दी बताओ रेजोल्यूशंस बच्चों, ओआर एंड एसआर आप तो वैसे बोल दिया, जल्दी से बोल दो ना। फिर भी ओआर कैसे पास होता है? नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड इन फेवर मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड अगेंस्ट। एसआर number of votes casted in favor must be greater than or equal to 3 times the number of votes casted against, ठीक है। अच्छा फिर 115 रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। बच्चों प्लीज बताओ ना, ये क्या था? कोई डायरेक्टर या ऑडिटर जो है उसको अगर निकालना है, उसको रीअपॉइंट नहीं करना है, तो क्या होगा प्रोसीजर? जनरल मीटिंग चल रहा है, शॉर्ट में सुन लो कहानी, जनरल मीटिंग चल रहा है तो एजीएम चल रहा है सपोज, ठीक है। एजीएम के कितने दिन पहले मेरे को नोटिस आएगा? 21 डेज पहले मेरे को नोटिस आ गया। मेरे को अगर वो डायरेक्टर को वापस रीअपॉइंट नहीं करना है, ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कंपनी को 14 डेज पहले नोटिस देके बोलूंगा सर ये डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करना है, ठीक है। ये कोई भी रैंडम पर्सन नहीं कर सकता। ये कौन कर सकता है? एलिजिबल मेंबर्स कर सकते हैं। हु इज एलिजिबल? हाँ 1% यहां लिखा है, ओके 1% वोटिंग राइट जिसके पास है वो एलिजिबल मेंबर है। ओनली दैट पर्सन
कैन रिक्वेस्ट कंपनी कि भाई मेरे को है ना ये पर्सन को अपॉइंट नहीं करना है, 14 डेज पहले मैं बोलूंगा। फिर कंपनी 7 डेज पहले किसको बोलेगी? बाकी मेंबर्स को, और वो ऑडिटर या डायरेक्टर जिसको रिमूव किया जा रहा है, और फिर वो ऑडिटर या डायरेक्टर को मीटिंग में बोलने का मौका दिया जाएगा। सो दिस इज इन क्रक्स अबाउट 115। अच्छा बच्चों, ये क्या है? रेजोल्यूशंस एट एडजन मीटिंग। आपका ओरिजिनल मीटिंग हुआ था सपोज 1 महीने पहले, और एडजन होके 1 महीने बाद वो मीटिंग हुआ है, तो आपका रेजोल्यूशन कब पास हुआ? 1 महीने पहले ओरिजिनल मीटिंग के डेट पे या एडजन मीटिंग पे? जब आपका मीटिंग एडजन हो गया ना, उसी दिन आपका रेजोल्यूशन पास हुआ, लॉ मानता है। उसका सेक्शन अलग बना दिया 116। व्हाट इज 117? रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स टू बी फाइल्ड। बच्चों कुछ भी नहीं है यार, 117 बोलता है कुछ आपके स्पेशल रेजोल्यूशन, कुछ आपके यूनानिमस रेजोल्यूशन, कुछ आपके बोर्ड मीटिंग के रेजोल्यूशन, कुछ आपके क्लास मीटिंग के रेजोल्यूशन, जहां पे कंपनी को वाइंडिंग अप किया जा रहा है, वो सारे मुद्दे है ना, ये सारे चीजों को, कुछ आपके जो पब्लिक डोमेन में जो चीजें होती है, ये सारे आपको ROC को सबमिट करना है। किसको सबमिट कर रहा है? ROC को, फॉर्मेलिटी ऑफ सेक्शन। ठीक है। 118 जल्दी बताओ, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स मतलब क्या होता है? समरी बुक होता है। मिनट्स किसका किसका बनता है? सारे चीजों का सेपरेट मिनट्स बुक बनाओ। किसका किसका? जनरल मीटिंग का, क्लास मीटिंग का, बोर्ड मीटिंग का, कमेटी मीटिंग का, पोस्टल बैलेट का, सबका अलग से आपको मिनट बुक बनाना है। ये बताओ, मिनट बुक पे साइन कहां करोगे? हर पेज पे साइन करना है। साइन अगर नहीं करना चाहते हो तो आप इनिशियल्स कर सकते हो, बट लास्ट पेज पे आपको प्रॉपर साइन और डेट करना पड़ेगा। ये बताओ साइन कौन करेगा? सबसे मेन चीज यही है। बताओ, अगर मैं जनरल मीटिंग का बोल रहा हूं तो सेम चेयरमैन साइन करेगा, और उसका डेथ होगा तो फिर डायरेक्टर लोग किसी और को चुनेंगे, बट सेम मीटिंग का करना चाहिए। बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन होता, सेम मीटिंग और नेक्स्ट मीटिंग में चलेंगे, क्योंकि बोर्ड मीटिंग फ्रीक्वेंटली होता है। सही है। सो दैट इज द क्रक्स। और पोस्टल बैलेट में, पोस्टल बैलेट में तो मीटिंग हुआ ही नहीं आपका जनरल मीटिंग, तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मीटिंग लिखा है, वही पॉइंट है। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये बताओ ना, मिनट्स बुक में क्या इंक्लूड करना है और क्या नहीं करना है? ये डिस्क्रिशन किसका है? चेयरमैन का है। ठीक है, तो चेयरमैन हैज दिस डिस्क्रिशन। सही है। चलो, मिनट्स बुक वैसे बनाता कौन है बताया? CS। और CS जब भी मिनट्स बुक बनाता है उसको सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, जो ICSI ने रेकमेंड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर उसने बनाया। नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स बुक। बच्चों ये बताओ ना, इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स बुक। यार मिनट्स बुक को अगर किसी को इंस्पेक्ट करना है तो कहां जाएगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में जाएगा, है ना। ठीक है। सो दिस इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स बुक मतलब उसी से लिंक्ड है वो। अगेन बाकी सारे पॉइंट्स म्यूटेटिस म्यूटेंडिस है, किससे सिमिलर है, वही इंस्पेक्शन आप कर सकते हो जाके। आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी आप मांग सकते हो। कितने रुपए लगेंगे? 10 रुपए पर पेज का। सॉफ्ट कॉपी फ्री में होता है, इंस्पेक्शन भी फ्री में होता है, सारे पॉइंट सिमिलर है ना। सो नथिंग मोर टू ऐड हियर। अच्छा, उसके बाद में AGM सेक्शन कौन सा है? 96। जल्दी से बता दो, AGM सेक्शन 96 लर्न कैसे करोगे? 9 AM to 6 PM। ये बताओ, AGM कंपल्सरी है क्या? यस, सारे कंपनीज को, यस, एक्सेप्ट OPC, सबको ही कर रहे हैं AGM, है ना। अब ये बताओ AGM कब रखोगे? 3, 6, 9, 12, 15। 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलता है सब्सिक्वेंट AGM में। 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको हर एक AGM रखना पड़ेगा 30 सितंबर तक। फिर 9 मंथ्स फर्स्ट AGM के लिए टाइम दिया है ना, वहां एक्सटेंशन नहीं मिलता ROC से, क्योंकि ऑलरेडी आपको 3 मंथ्स ऐड करके दिए। 12 मंथ्स कैलेंडर ईयर में एक बार AGM रखो। 15 मंथ्स गैप बिटवीन 2 AGMs कैन नॉट बी मोर देन 15 मंथ्स। ये बताओ ना बच्चों, AGM आप कौन से दिन रख सकते हो? नेशनल हॉलिडे को छोड़ के कभी भी रखो भाई, चलेगा। और कहां रखोगे? रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही रखो। बट अगर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कोई दूसरा प्लेस रखना है, और अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो तो आप रख सकते हो कहीं पे भी। यूनानिमस रेजोल्यूशन मूव करो, बस इतना ही है। ठीक है। अच्छा, AGM में कौन से मुद्दे डिस्कस होते ही है? ऑर्डनरी बिजनेस। ठीक है, ओके। और AGM के पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 101 में नोटिस देना पड़ेगा। अच्छा, AGM का रिपोर्ट आपको ROC को सबमिट करना है 30 डेज में, 121 में। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है। कौन सा फॉर्म है? MGT 15। ठीक है, 15 है, 14 है, 15 है। ओके। अच्छा बच्चों, फिर ये हो गया ना, फिर मैं आपको ये बता देता हूं, रुक जाओ। ये आपका 101 मैंने यहाँ एक जगह लिंक किया है, क्योंकि अच्छा ये बताओ ना, ये सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन जो है ना 111 में, मैंने आपको ऐसा बताया था क्या कि मेंबर के कुछ स्पेशल पावर्स है? बच्चों बताओ ना यार, ये जो सेक्शन है ना 111, ये मेंबर को 2 पावर देता है। या तो मेंबर रेजोल्यूशन प्रपोज कर सकता है, या तो मेंबर
एक स्टेटमेंट को सर्कुलेट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, सर्क्यूलेशन, ठीक है, जो भी है सर्कुलेशन। बताओ ना, रेजोल्यूशन अगर मेंबर को खुद से रिक्वेस्ट करना है वो कब बोलेगा, कितने हफ्ते पहले बोलेगा? 6 वीक्स बिफोर एजीएम, एजीएम के 6 हफ्ते पहले, क्योंकि एजीएम का डेट हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके 6 हफ्ते पहले मैं वेल प्रिपेयर होकर कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि सर मेरा एक रेजोल्यूशन आपको पास करना है ना। और ये सर्कुलेशन का मेरे को बाकी मेंबर्स को भड़काना है, तो जो भी नोटिस मेरे को मिलेगा 21 डेज पहले, उसके बाद में मैं कंपनी को रिक्वेस्ट करूंगा तो 14 डेज पहले, यानी कि 2 वीक्स बिफोर दी टाइम फिक्स फॉर जनरल मीटिंग लिखा है यहाँ पे, इनकरेक्ट यहाँ पे वही है ना। तो ये कौन सा सेक्शन आपका 111, कौन जाके कर सकता है सर? एलिजिबल मेंबर मतलब कौन? 1/10 ऑफ वोटिंग पावर आपके पास चाहिए, ठीक बात है। अच्छा बच्चों ये भी बताओ ना यार, एलिजिबल मेंबर कोई एक पर्सन नहीं हो के ग्रुप ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं क्या? सब लोग मिलके फिर रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो खर्चा होता है ये इनको खुद को बियर करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी खुद की रिक्वायरमेंट है, सही है। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज ईजीएम का सेक्शन 100 है? ईजीएम कौन कंडक्ट करता है? जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक्सेप्शनल केस में मेंबर्स खुद भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं ईजीएम, है ना। तो मेंबर अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों, तो इसका टाइमलाइन बताओ। मेंबर ने आज रिक्वेस्ट डिपॉजिट किया, एलिजिबल मेंबर होना चाहिए, 1/10 वोटिंग पावर वाले, है ना। आज उन्होंने जाके डिपॉजिट कर दिया, यहां से 21 डेज में बोर्ड मीटिंग लो, और फिर वहां से 24 डेज और जोड़ दो, तो बेसिकली डिपॉजिट से 45 डेज में आपको ईजीएम रखना जरूरी है। नहीं रखा तो जिस दिन आपने डिपॉजिट किया वहां से 3 मंथ में फिर ईजीएम मेंबर्स खुद कंडक्ट करेंगे, और यहां हेल्प लिया जाएगा ट्रिब्यूनल का, सही बात है। अच्छा बच्चों ये देख लो, यहां पे बीच में के 2 सेक्शंस वही है। अगर एजीएम कंपनी ने नहीं रखा तो ट्रिब्यूनल एजीएम कॉल करेगी 97 में, और अगर एजीएम रिक्वेस्ट पे भी नहीं सुना तो मेंबर किसके पास जाएंगे? ट्रिब्यूनल के पास, और फिर ट्रिब्यूनल एजीएम कॉल करेंगे। और ट्रिब्यूनल जो है ना वो क्या बोलेगी? माय लाइफ माय रूल्स, मतलब ट्रिब्यूनल अपने हिसाब से कुछ भी रूल्स पेंड करेगी, कोरम के रूल्स कंपनी के चेंज कर देगी, 103 अप्लाई नहीं करेगी उसको, सही है। तो ट्रिब्यूनल अपने हिसाब से ये सब चीजें कर सकती है। और अगर 97, 98 में या 96 में आपने बराबर से नहीं रखा मीटिंग, एजीएम नहीं रखा, ट्रिब्यूनल का यहाँ पे ट्रिब्यूनल का आपने नहीं सुना, तो यहाँ पे फिर पनिशमेंट है 99 में, सही है क्या? ओके फिर और क्या बचा है? 120 मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बच्चों 120 एकदम एंड में क्यों है पता है? बिकॉज आपका जो मिनट्स बुक है ना, इसका सेक्शन कौन सा था? 118, और 119 इसका इंस्पेक्शन की बात यहां लिखी है 119 मिनट्स बुक के। तो मिनट्स बुक के बाद में यहां लिखा है 120 में कि जो मिनट्स बुक है आपके, या फिर जो आपका रजिस्टर बन रहा है 88 में, या फिर जो आपका एनुअल रिटर्न बन रहा है 92 में, ये सब चीजों को आपको अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना है। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लिस्टेड कंपनीज को कंपलसरी है, और बाकी सारे कंपनीज जहां पे 1000 शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स कलेक्टिवली हो रहे हैं, उनको भी मैंडेटरी बोल देंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सही है। बस उतना ही सेक्शन है, लिस्टेड कंपनीज को मैंडेटरी है, सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना है, करेक्ट। और बच्चों 122 एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर टू ओपीसी, ओपीसी को एप्लीकेबल है ही नहीं, है ना। चलो सो दिस इज द एंटायर रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। विल स्टॉप हियर, हम लोग मिलेंगे अब कल।